दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी रहेगा सख्त लड़ाई, मगर लॉकडाउन में मिलेगी ढील। जानिए क्या है सरकार के निर्देश। जी हम बात करें कि सोमवार से लॉकडाउन में सशर्त छूट की गाइडलाइन जारी कर सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई का रोड मैप सामने रखा है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के मामले कंटेनमेंट एरिया में ये छूट लागू नहीं होगा और किसी इलाके में कोरोना का नया केस आने के बाद वहां कंटेनमेंट प्लान लागू हो जाएगा और ये छूट समाप्त हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहाँ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित करने का निर्देश दिया है। रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट प्लान लागू होगा और वहाँ आर्थिक गतिविधियों में छूट नहीं मिलेगी। जाहिर है 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में भी कमोबेश इन्हीं शर्तों के साथ काम करने की इजाजत होगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से सशर्त व सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत देने का विस्तृत गाइडलाइन जारी किया। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने साफ कर दिया है कि इन छूट का मतलब कोरोना प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से राहत नहीं निकाला जाए और कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन उसी तरह जारी रहेगा। सिर्फ उन इलाकों में ये छूट लागू होगी जहां कोरोना का कोई केस नहीं मिला है या स्वास्थ्य मंत्रालय उसे कोरोना से मुक्त क्षेत्र कर दिया हो। जिन इलाकों में छूट मिली भी है वहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अनिवार्य रूप से मास्क भी लगाना होगा। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 11,933 हुई। दुनिया भर में 20 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। जी हम बात करें कि देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 11,933 हो गई है और शाम के करीब 5:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 392 लोगों की अब तक की जान गई है और 1344 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहाँ 2,687 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से 259 लोग ठीक हुए हैं और 178 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। पूरी लिस्ट में आपको बता दें कि हम बात करें कि सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर 3 मई तक रोक लगाई गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों में 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने पर भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एवं दंडनीय अपराध बनाया गया है और शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी बंद की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि किसानों के लिए है अच्छी खबर। यूपी और एमपी, पंजाब समेत कई राज्यों में आज से गेहूं खरीद रही है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और आज जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने कहा है कि किसानों के खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं, वे खेत में काम कर सकेंगे और गेहूं काट सकेंगे। इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। सरकार ने बताया कि हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। वहीं पंजाब के अनाज मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य में 137 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए 4000 अनाज मंडियां स्थापित की गई हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और भोपाल जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं होगी। हालांकि अन्य जिलों के कलेक्टर को शासन ने 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी के आदेश जारी किए हैं।
और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बढ़ सकती है तबलीगी जमात की मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। जी हम बात करेंगे निजामुद्दीन मरकज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात पर जो FIR की थी, अब उसमें गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी जाती है। और धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की ये धारा FIR में जुड़ने के बाद निजामुद्दीन तबलीगी जमात की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। और जमात से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि इसके मुताबिक जमात के कार्यक्रम में इतनी भीड़ इसलिए हुई थी क्योंकि उनसे पहले पैसे लिए गए थे। और वहीं दूसरी ओर बिहार में तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों को जेल भेज दिया गया है। इन लोगों को वीजा नियमों के उल्लंघन के केस में जेल भेजा गया है। और मैं आपको बता दें कि किर्गिस्तान के इन नागरिकों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया। 23 मार्च को पटना के दीघा और फुलवारी में 17 विदेशी नागरिकों को होने की सूचना पुलिस को मिली है और इन सभी के पास किर्गिस्तान का पासपोर्ट था। पकड़े जाने के बाद इन लोगों की कोरोना जांच भी की गई, लेकिन जांच में संक्रमण नहीं होने की बात आई। और पुलिस का मानना है कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आम पब्लिक को क्या करना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस देश से खत्म हो जाए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि मामलों का पता लगाने के लिए बिहार के 4 जिलों में की जाएगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंप चलाया जाएगा, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 16 अप्रैल से कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग बिहार के 4 प्रभावित जिलों में शुरू होगी। मंगलवार को सीएमओ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभियान 16 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें सिवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा जिले शामिल होंगे। इसके साथ ही बिहार इस तरह के उपायों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर पहल की जाएगी और इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां बीमारी से संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना किनारे जमा थे सैकड़ों लोग। सीएम के आदेश के बाद भेजा गया शेल्टर होम। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना के कारण दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन है और भारत में भी इस गंभीर बीमारी के कारण 2 बार लॉकडाउन किया गया है। पहले लॉकडाउन को पूरा करने के बाद 15 अप्रैल से दूसरी बार इसे सरकार द्वारा लागू कर कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं कुछ लोग की तस्वीर आई है कि जो बेघर हैं और यमुना के पुल के नीचे फिलहाल दिन काट रहे हैं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना घाट पर मजदूर इकट्ठा हुए हैं, उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी है, उन्हें तुरंत शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। और इधर ANI से सूचना मिली कि कुछ प्रवासी कामगार जो कश्मीरी घाट पर जमा है, उन्हें फल और अन्य खाने का सामान देकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। और ये लोगों को लॉकडाउन के दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल रखने के लिए सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। और बता दें कि दिल्ली के कई सरकार स्कूलों में शेल्टर होम चला रहे हैं, जहां लोगों को रहने के साथ खाने की व्यवस्था कर दी गई है। भीड़ जमा होने से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ था, वैसा ही नजारा आज यहाँ यमुना के किनारे नजर आया है। यहाँ लोग शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रख रहे थे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घरों में ही रहने और बार बार हाथ धोने जैसी तमाम अपील के बीच ये एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर बना पुल ही छत है और चारों तरफ फैले कचरे और बदबू के बीच ये लोग समय काट रहे थे, जिन्हें अब शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखा जा रहा है। और अब बता दें कि 94 लाख टिकट रद्द होंगे, 1490 करोड़ रुपए वापस करेगा रेलवे। टिकट कैंसिल ना कराएं, अपने आप रिफंड हो जाएंगे पैसे। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों को करीब 1490 करोड़ रुपए रिफंड करेगा। ये राशि रद्द होने वाले 94 लाख टिकटों के एवज में लौटानी होगी और ये टिकट यात्रियों ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने से पहले बुक कराए थे। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि 22 मार्च और 14 अप्रैल के बीच बुक कराए गए 55 लाख
टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए रिफंड करने होंगे। रेलवे ने 21 दिनों का लॉकडाउन लागू होने के 3 दिन पहले 22 मार्च को पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को व्यापक तौर पर निलंबित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल और 3 मई के बीच की यात्रा के लिए हुई 39 लाख बुकिंग के 660 करोड़ रुपए लौटाने होंगे और देश में पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। रेलवे ने 15 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए बुकिंग नहीं रोकी थी। रेलवे ने कहा है कि जिस अवधि की ट्रेन सेवा निलंबित की गई है उस दौरान के लिए बुक टिकटों पर सभी यात्रियों को पूरे पैसे लौटाए जाएंगे और सुविधा शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा है कि रेलवे ने रिफंड के दौरान हर ऑनलाइन बुकिंग पर सुविधा शुल्क की कटौती की है। और अब अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। आपको बता दें महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2916 हुई। मुंबई में आज 183 नए केस सामने आए। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र बुधवार को 232 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2916 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 9 और लोगों की जान जाने से राज्य में मृतकों की संख्या अब तक की 187 हो गई है। उन्होंने बताया कि समूचे राज्य में अलग अलग अस्पतालों में उपचार के बाद अब तक के 295 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। और वहीं मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस से 183 नए मामले सामने आने के साथ शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 1936 हो गई है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि बिहार के सिवान, बेगूसराय, नालंदा, नवादा जिले के हर घर की होगी स्क्रीनिंग। कल से शुरू होगा अभियान। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में बिहार के 4 जिले सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय में हर घर की स्क्रीनिंग कराने का काम गुरुवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है। और वहीं पटना जिले के सभी बॉर्डर को सील करने का आदेश डीएम ने दे दिया है। पटना के डीएम ने कहा है कि देश भर में कोरोना वायरस का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने राजधानी के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है और इसके बाद अब सिर्फ आपातकालीन स्थिति में जिले में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। और डीएम ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पटना आने वाले और जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उस पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और साथ ही उन्होंने बताया कि अनावश्यक रूप से पटना जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सीवान में हर घर में जांच टीम जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को हर तरह का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक के 70 लोग पॉजिटिव हुए हैं और 40 मरीज पॉजिटिव में एक्टिव हैं और कल से आज से जिलों में सिवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा में घर घर टीम जाएगी। हर किसी की स्क्रीनिंग होगी। 1 मार्च से 23 के बीच जो भी लोग बाहर से आए हैं उनकी जांच होगी। ये चुनौती है और हम सभी लोगों की भलाई के लिए है। किट अभी पर्याप्त है और कल से पटना एम्स में भी जांच होनी शुरू हो जाएगी। और अब बता दें कि गावस्कर ने उड़ाया अख्तर का मजाक। कहा लाहौर में बर्फबारी हो सकती है लेकिन भारत पाकिस्तान सीरीज नहीं। जी आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज का राग छेड़कर विवादों में आ गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फंड जुटाने के लिए शुएब अख्तर ने भारत पाकिस्तान की वनडे सीरीज का प्रस्ताव रखा था। अख्तर के प्रस्ताव को कपिल देव नाकार चुके हैं और अब भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि लाहौर में बर्फबारी संभव है लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज का आयोजन नहीं हो सकता है। शुएब अख्तर के प्रस्ताव का मजाक बनाते हुए सुनील गावस्कर ने भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज की संभावना को खारिज किया है। गावस्कर ने साफ किया है कि मौजूदा हालात में भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज संभव नहीं है। सीरीज के प्रस्ताव को लेकर गावस्कर ने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज रमीज राजा से उनके यूट्यूब चैनल के जरिए बात की है। उन्होंने कहा कि लाहौर में बर्फबारी हो सकती है पर मौजूदा हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात के मद्देनजर सीरीज होने की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले कपिल देव ने भी भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज के प्रस्ताव को खारिज किया था। कपिल देव ने बेहद कड़े तेवर अपनाते हुए कहा था कि भारत को पैसे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और अब अगली खबर बता दें कि कोरोना संकट के बीच अमरनाथ यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन चार्ज मई तक टला। लॉकडाउन के चलते हुआ है फैसला। जी हां हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चलते इस साल की अमरनाथ यात्रा की एडवांस रजिस्ट्रेशन को अब 4 मई तक टाल दिया गया है। 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होना था जिसे लॉकडाउन के चलते पहले 15 अप्रैल तक टाल दिया गया था। और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि
इस साल की अमरनाथ यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होना था, जिसे देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस की वजह से पहले 15 अप्रैल और अब 4 मई तक टाल दिया गया है। इस साल श्री अमरनाथ जी के 42 दिन की यात्रा 23 जून को शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी और इस साल की अमरनाथ यात्रा की अवधि को लेकर श्री रविशंकर समिति की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि इस बार की यात्रा 23 जून से शुरू होकर अगले 42 दिन तक चलेगी। इस यात्रा का समापन 3 अगस्त श्रवण पूर्णिमा वाले दिन होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल की यात्रा के लिए देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की 442 नामित शाखाओं के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के एडवांस रजिस्ट्रेशन के प्रबंध किए हैं। और अब बता दें कि तेजस्वी ने नीतीश को लिखा खत, कहा गरीब प्रवासियों को उनके घर पहुंचाए। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार के गरीब प्रवासी को बिहार वापस बुलाया जाए। तेजस्वी ने प्रेस रिलीज जारी कर लिखा कि विदेश से आए लोगों को घर पहुंचाया, अब गरीबों को उनके घर पहुंचाया जाए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रवासी मजदूर भाइयों और वीडियो देखकर मैं दुखी हो गया। मजदूर और मजलूम वर्ग का सूरत और मुंबई में अपने घर लौटने के लिए सड़क पर उतरना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार गरीब मजदूर बंधुओं को उनके घर तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? जैसे विदेशों से जो लोग आए उनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें अपने घर तक पहुंचाया गया, उसी तरह देश के सभी गरीब प्रवासी लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें भी अपने घर भेजा जाए। और अब बता दें कि देश के लिए अच्छी खबर, इस साल सामान्य रहेंगे मानसून। जी हम बात करें कि इस साल मानसून सामान्य रहेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने आज इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 2020 के मानसून सीजन में 100% बारिश होने की संभावना है और मॉडल एरर को ध्यान में रखते हुए दीर्घ अवधि मानसून में 5% की कमी या 5% की बढ़त हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 2020 के दौरान मानसून सामान्य रहेगा और इसके 100% औसत के रहने के अनुमान है। इस बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए मौसम के पूर्वानुमान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।